Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Welcome back to science lecture. In the previous lecture, we are discussing about the Newton first law. What is inertia? What are the type of forces? What are forces? Balanced force, unbalanced force. Now today we are going to start the next Newton's second law of motion. Newton's second law of motion means rate of change of momentum. अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आ गया momentum. Rate of change of momentum of an object, it is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो प्रोपोर्शनल आएगा उसके अनबैलेंस्ड फोर्स के. अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्लियर करने के लिए हम लोगों को पहले एक दो एग्जांपल्स हम लोग क्लियर करते हैं. कम टू द पेज नंबर 118 सॉरी. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Second law of motion, the first law of motion indicates that when the unbalanced external force act on an object, its velocity changes. ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा कि कभी हम लोग अनबैलेंस फोर्स जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे थे तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था. वेलोसिटी में चेंज आने के कारण वो एक्सीलरेट हो रहा था. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर डेली लाइफ में अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा द गेम ऑफ टेबल टेनिस का एक बॉल है. चलो यहाँ से ये न्यूटन का सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं. Now if we take the table tennis ball and the table tennis ball जो है वो हिट नहीं करेगा इतना प्लेयर को. सपोज मेरे पास टेबल टेनिस बॉल है, मैं आपकी तरफ उसको थ्रो आउट कर रही हूँ तो वो आपके हैंड में इतना ज़्यादा हिट नहीं करेगा जितना कि क्रिकेट का बॉल करेगा, बिकॉज क्रिकेट का बॉल हैवी है, हैवी इनर्शिया. सो अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एक ट्रक जो है वो अगर वो रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है रोड की साइड पे तो हमें उससे डैमेज नहीं है. अगर वही ट्रक जो है अगर सपोज कम स्पीड पे, सपोज करो कि 5 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली भी अगर वो जा रहा है तो वो एक पर्सन को किल कर सकता है. ठीक है. अगर एक स्मॉल बुलेट जो है वो एक स्मॉल मास की एक बुलेट जो है वो एक पर्सन को किल कर सकती है. तो इट मीन्स क्या है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये डिपेंड कर रहे हैं कि मास और वेलोसिटी के ऊपर. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी स्पीड कितनी है. ट्रक एक रोड की साइड पे खड़ा है तो तब तक हमें उसके ऊपर कि वो ट्रक के साथ हमें कुछ डैमेज नहीं था. ऐसा नहीं कि हमें वो ट्रक डैमेज करेगा या एकदम स्पीड अप हमारे ऊपर आ जाएगा. लेकिन अगर वही ट्रक रोड की साइड में जा रहा है तो उससे हमें वो मतलब अगर स्पीड कम भी है तो भी हमें उससे डैमेज हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ से ये सारे एग्जाम्पल्स है. एक टेनिस बॉल का एग्जाम्पल हम लोग अभी मैंने आपको बताया कि टेनिस का बॉल जो है वो इतना हमारे हैंड के ऊपर जो है स्ट्राइक नहीं करेगा या हिट नहीं करेगा एज कम्पेयर टू द क्रिकेट बॉल. नंबर थर्ड एक हम लोगों ने बुलेट का एग्जांपल लिया था. बुलेट का मास वेदर इट इज़ अ स्मॉल बट वो एक स्मॉल मास की एक बुलेट जो है इट मे है एबिलिटी टू किल द पर्सनस. ठीक है, फ्रॉम द फायर गन. तो ये सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो रहा है दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द मास एंड वेलोसिटी. ये जो ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट है ये डिपेंड कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना था जो भी हम लोगों ने लिए और उसकी वेलोसिटी कितनी है. If the object is to be accelerated, then the greater force is required to give the greater velocity. अगर वही ऑब्जेक्ट जो है अगर आप उसको एक्सीलरेट करते हो तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी. In one such property is called the momentum was introduced by Newton. न्यूटन ने उसके बाद एक एक टर्म का इन्वेंशन किया, मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अभी हमने एग्जांपल ली थी टेनिस बॉल का. वो उसका ट्रक का मास जितना है और उसकी वेलोसिटी जितनी होगी, अगर हैवी मास का वो ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो डैमेज कर सकता है हमें. इट मीन्स मास और वेलोसिटी इन दोनों का आपस में रिलेशन है. मास और वेलोसिटी का अगर हम लोग एक साथ कैलकुलेशन लें तो हमें ये मोमेंटम बताएगा. सो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को हम लिखेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास और इनटू वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को हम लोग पी से लिखेंगे. मोमेंटम इज इक्वल टू पी, मास इंटू एम इंटू वी.
तो ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला तैयार है। मोमेंटम इज इक्वल टू किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका वेलोसिटी। मोमेंटम जो है ये दोनों बेटा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि मोमेंटम इट सिंबल इज पी, मास इज सिंबल इज एम एंड वेलोसिटी इज सिंबल इज वी। यहाँ से हमें यहाँ पे इतना ये एक फार्मूला तैयार हो गया है। यहाँ पे इसी के बेस के ऊपर अब हम लोग इसके न्यूटन के सेकेंड लॉ के डेफिनेशन पे जाएंगे। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी मोमेंटम जो है वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल आएगा कि कितनी ताकत हम लोगों ने, कितनी अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लगाया। अब ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पेज नंबर 119 पे 9.4.1 का मैथमेटिकली डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकली डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum of an object is equal to the force applied on an object. This is the Newton's second law of motion. किसी भी मोमेंटम के अंदर रेट ऑफ चेंज का कैलकुलेशन कैसे लेंगे? इट इज़ इक्वल टू द फोर्स, मीन्स मोमेंटम का रिलेशन आएगा किसके ऊपर? मोमेंटम का रिलेशन जो है उसका रिलेशन आएगा फोर्स के साथ। सो rate of change of momentum of an object is equal to the force applied by an object. किसी भी मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज तभी हमें मालूम पड़ेगा जब उसका रेट ऑफ मोमेंटम जो है वो इक्वल आएगा फोर्स के। चलो, फार्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पी, मास एम, ये मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, मास इंटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वी। एसआई यूनिट अभी आपको मैंने बताया था, एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड को हम लोग F से लिखेंगे। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम मतलब अगर हमारे पास दो वेलोसिटीज आ रही हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को हम लोग P2 से लिखेंगे क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी है P2, और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू P1। बट हमें ये भी पता है कि अभी ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया है कि मोमेंटम क्या है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे फाइनल, देखो मास की जगह पे मैंने मास ही लिखा है, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी थी, इसके लिए यहाँ पे मैंने V पुट कर दिया। फाइनल वेलोसिटी उसको आप V से लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू V, और इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग U यूज़ करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले वाले मोशन वाले चैप्टर में यूज़ किए थे। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम्स को हम लोग माइनस करेंगे, मीन्स P2 माइनस P1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बट हमें ये भी फार्मूला पता है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम इक्वल होगा मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये P2 की जगह पे मैंने मास इंटू वेलोसिटी पुट कर दिया बिकॉज ये फाइनल मोमेंटम था। P1 की जगह पे हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बिकॉज ये इनिशियल था, यहाँ पे mu पुट कर दिया। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मीन्स मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास दो आ रही थी, फाइनल एंड इनिशियल। तो मास इंटू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस एक्सेलेरेशन इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने किया था। एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे दो एक्सेलेरेशन हैं, इसलिए दो वेलोसिटीज़ हैं। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी माइनस V माइनस U अपॉन T। तो V माइनस U अपॉन T यहाँ पे, अब इसी इक्वेशन पे हम लोग डेरिवेशन से आगे करेंगे। एक्सीलरेशन हमें पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी दो थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो और ऑन अप्लाइंग द फोर्स, अगर आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। चलो अभी यहाँ पे अप्लाइड फोर्स करते हैं। ऑन अप्लाइंग द फोर्स F
सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रहा एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दो वेलोसिटी थी इसलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो कांस्टेंट टर्म अगर हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आप इंडिकेशन हटाओगे तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा। इक्वल टू आने के बाद यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म के लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हटा दिया, इसकी जगह पे वी कैन पुट द इक्वल टू साइन। सब प्रोपोर्शन का साइन हटाने के बाद ये देखो, पहले यहाँ पे हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे पुट कर दिया कि फोर्स क्या है, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये प्रोपोर्शन है। अब यहाँ से प्रोपोर्शन वाला साइन हटाएंगे क्योंकि हमें इक्वल करना है। डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल है, फोर्स के। अब यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन का इंडिकेशन हम लोग रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ से रिमूव करेंगे वहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म के पुट करना पड़ेगा। सो एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने फोर्स जो है वो इक्वल टू आएगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे इक्वल टू पुट किया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के लगा दिया, मास इंटू वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ से इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या है, एक्सीलेशन था। ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा था। ये देखो एक्सीलेशन का फार्मूला क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन जो टाइम, ये इतना जो नंबर आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन ये वाला वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये है v माइनस यू अपॉन टी। ये किसके इक्वल आएगा, एक्सेलेशन के। इट मीन्स यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे हम लोग एक्सेलेशन पुट कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेलेशन क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो हमारे पास फार्मूला आ गया k मास इंटू एक्सेलेशन। तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। फोर्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म के मास इंटू एक्सेलेशन। तो फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलेशन के। मैं वापस फिर से डेरिवेशन रिपीट कर रही हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू वाला वर्ड आ रहा है बेटा, ध्यान में रखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जो है वो ऑब्जेक्ट का, इट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वो किसके इक्वल आएगा, फोर्स अप्लाइड के। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम का पी हमें सिंबल मालूम था कि पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज वी, इनिशियल वेलोसिटी इज यू, सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड को हम लोग एफ से लिखेंगे। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मीन्स P2 माइनस P1, ये सेकेंड वाला मोमेंटम है, फाइनल वाला जहाँ, ठीक है। ये P1 जो है वो आपका इनिशियल मोमेंटम था, बट हमें पता है कि मोमेंटम का फार्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास पुट कर दो, ये P2 की जगह पे मास, और P2 जो था वो हमारा फाइनल वेलोसिटी था इसलिए V लगाया। P1 इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, देन वी कैन पुट द m इंटू u। नाउ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट हमें ये भी मालूम था, हम लोग प्रीवियस मोशन वाले चैप्टर में ये फार्मूला स्टडी किया था कि एक्सेलेरेशन जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम है। ऑन अप्लाइड द फोर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फोर्स अप्लाई करने के लिए एफ जो है, फोर्स एफ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा, मास के और वेलोसिटी के और टाइम के। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, क्योंकि डेफिनेशन में एक हमें बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। सो वी कैन पुट द एफ इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी, बट वी कैन नोट दैट वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। हमें पता है कि फाइन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है वो एक्सेलेरेशन है। तो यहाँ पे वेलोसिटी माइनस यू अपॉन टी जहाँ आ रहा है वहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे यहाँ पे एक्सेलेरेशन पुट कर देंगे।
So our formula, our derivation is ready. Force is equal to constant term mass into acceleration. This is the Newton second law, mathematically formulation of second law of motion. Now, one unit of force, if we apply the one unit of force, for example, one unit of force is defined as it is the amount that produce the acceleration of 1 meter per second square of an object of 1 kg मास. 1 यूनिट ऑफ फोर्स जो है इसको हम लोग 1 न्यूटन से भी लिख सकते हैं. 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के 1 kg इंटू 1 इंटू मास m इंटू s पावर 2. सो f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर आप कांस्टेंट टर्म k को 1 सपोज कर रहे हो, लेट k become 1, then f is equal to mass into acceleration. तो यहाँ तक यूनिट ऑफ फोर्स जो है बेटे, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने डिस्कवरी किया है और इसके फोर्स के यूनिट भी न्यूटन में होंगे. जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे उसको हम लोग दिस वन न्यूटन के साथ इंडिकेशन करेंगे. यहाँ पे हमारा और न्यूटन का सिंबल जो है हम लोग उसको कैपिटल N से इंडिकेशन देंगे. कम टू द पेज नंबर 120. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पे बड़े आपके बहुत एक एग्जांपल दी हुई है कि इसको आप डेली लाइफ में कहाँ पे नोटिस कर रहे हो. हैव यू नोटिस व्हेन द कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल. आपने कई बार क्रिकेट का मैच देखा होगा, वहाँ पे आपने देखा है कि क्रिकेटर जो है एकदम स्पीडली जो उसकी तरफ बॉल आ रहा है उसको एकदम हैवीली कैच कर रहे हैं. और कैच करने के टाइम पे आप उसकी हैंड्स का पोजीशन उसका नोट करना, वो एकदम वो नीचे की तरफ जो है बॉल को एकदम जब नीचे लेकर आता है अपने हैंड का पोजीशन एकदम वो नीचे की तरफ ले आएगा. ये क्यों हो रहा है? इट डूइंग सो द फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू 0. जितनी स्पीड से हाई वेलोसिटी से बॉल उसकी तरफ आया था उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए वो अपनी फील्डर जो है वो अपने हैंड्स को पीछे बैकवर्ड की तरफ लेके जाएगा. द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीजेज एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज आल्सो रिड्यूस. क्योंकि एक्सेलरेशन उसकी बॉल की कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन कम होने के कारण इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग जो है वो बॉल का वो भी रिड्यूस हो जाएगा और उसके हैंड पे कम स्ट्राइक करेगा या कम हिट करेगा. यहाँ पे बेटे हमारे डेरिवेशन कंप्लीट हो गए हैं. ये डेरिवेशन के बेस के ऊपर एग्जांपल्स आपके पेज बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस दी हुई हैं. इसमें से एक एग्जांपल अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. एग्जांपल नंबर 9.1. एग्जांपल नंबर 9.1. Example number 9.1. A constant force act on an object of mass 5 kg during the duration of 2 seconds. एक कांस्टेंट फोर्स के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मास दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट इज मास, उसका लिख लेते हैं हम लोग. मास इज गिवन m इज इक्वल टू 5 kg. टाइम इज गिवन 2 सेकेंड. इट इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे दो वेलोसिटीज आ रही हैं. उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दी है पहले थी कितनी 3 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर जाके इंक्रीज होगी 7 मीटर पर सेकेंड. तो इतना ये सब न्यूमेरिकल्स में हमें गिवन है. एग्जाम्पल नंबर 9.1 इलिस्ट्रेशन. देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स. हमें ये फाइंड करना है कि उसका फोर्स कितना आया है. सोल्यूशन कर लेते हैं पहले. चलो, फोर्स का फार्मूला हमें पता था m इंटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. नाउ पुट द फार्मूला एंड अप्लाई द दिस वन. जो भी आपको गिवन फिगर्स हैं. मास आपका गिवन है कितना था 5 kg. मास की जगह पे 5 kg पुट करो. 5 इंटू फाइनल वेलोसिटी इज गिवन हाउ मच. फाइनल इज गिवन 7 मीटर पर सेकेंड. Initial velocity is given 3 meter per second. Time period is given how much? Time period is given 2 seconds. So force is equal to total आपके पास कैलकुलेशन करोगे तो 10 न्यूटन फोर्स जो है आपके पास आ जाएगा.
सिंपल फार्मूलेज हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज जो हैं उसके अंदर पुट करनी है, फार्मूलेज लर्न करने हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल दिस वन वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. मास हमें गिवन था 5, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 7, इनिशियल 3 एंड टाइम इज गिवन 2 सेकेंड्स. यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, 7 में से 3 माइनस करके 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइडेड बाय 2, टोटल आंसर 10 न्यूटन. यहाँ पे बेटे हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ फिनिश हो गया. इसकी न्यूमेरिकल से एक आगे 2-3 दिए हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे. एग्जाम्पल 9.2 देख लो. विच वुड रिक्वायर द ग्रेटर फोर्स, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg मास और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड. 9.2 फिगर में आपको पूछा है कि 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं कि किसका फोर्स जो है वो ज़्यादा आएगा. ठीक है, फर्स्ट वाला जो है फोर्स का फार्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. ये हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ है. तो 2 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, इसलिए हम लोगों को दोनों के लिए अलग अलग इंडिकेशन यूज़ करना है. फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए m1 लिख लो. m1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 2 kg है. एंड एक्सीलरेशन जो है उसके लिए एक्सीलरेशन का कैसे मालूम पड़ेगा, जहाँ पे मीटर सेकंड पर स्क्वायर लिखा होगा वो आपका एक्सीलरेशन आएगा, वो आपकी स्पीड आएगी. तो फर्स्ट वाले के एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास, a1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड वाला मास जो है उसका गिवन है इज इक्वल टू, कितना मास था उसका, 4 kg गिवन है. सेकेंड एक्सीलरेशन इज गिवन टू हाउ मच, a2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बस यहाँ पे फार्मूले पुट करो, क्योंकि ये एक फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वन है, इसके लिए फिर से फार्मूला F इज इक्वल टू मास इंटू ए. सेकेंड वाले के लिए भी F इज इक्वल टू मास इंटू ए. यहाँ से देखे मास की जगह पे मास की वैल्यू पुट करेंगे, एक्सीलरेशन की जगह पे एक्सीलरेशन पुट करोगे. यहाँ पे फर्स्ट का आएगा, मास था 2 इंटू 5, टोटल बिकम्स 10 न्यूटन. सेकेंड के लिए पुट किया 4 इंटू 2, टोटल 8 न्यूटन. तो मतलब दोनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज अप्लाई करके हम लोग दोनों का आंसर निकालेंगे. फर्स्ट वाले के लिए 10 न्यूटन आंसर निकला. मास इंटू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई किया, मास थोड़ा 2, एक्सीलरेशन 5. सेकेंड वन मास इज गिवन 4 kg, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर. दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर इज गिवन, वी फाइंड दैट 8 न्यूटन. तो किसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है, F1 मीन्स फर्स्ट वन का एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन F2. ये फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला 10 न्यूटन वाला एक्सीलरेशन जो है ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट का, उसको वो ज़्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ एक्सीलेट हुआ है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन. तो यहाँ पे बेटे न्यूमेरिकल सारे फिनिश हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन आस्क मी. और न्यूमेरिकल्स ये मेन चैप्टर्स में इसके डेरिवेशंस, न्यूटन के तीनों लॉज को अच्छे से लर्न करने हैं और ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है. ओके, नाउ here we end up our lecture. We can meet with a new topic in a next lecture. Till then, goodbye.